जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। तो साथियों, आज हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। और आप लोग साथ में पेन कॉपी लेके बैठे ताकि आप लोग अपना स्कोर भी बताते चले। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपका देखिएगा, पढ़िएगा कि विद्युत परिपथ में प्रभावी धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो देखिए, धारा का मान मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, आपको जवाब देना है। क्या गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, या वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जवाब देते चले प्रिय छात्रों। आप लोग को और भी कुछ बताते चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका वोल्ट मीटर है, क्या है प्रिय छात्रों, वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए। किसको? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग पेन कॉपी लेके नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन करके लिखने का कोशिश कीजिए कि वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है? विभवांतर को मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इससे परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाया जाता है कि परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं। उसका पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिय छात्रों। बाकी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि धारा को मापने के लिए क्या हो जाएगा? आमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? आमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमीटर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, अगला सवाल आपके सामने में ये रहा कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? क्या लाल रंग का होगा, या पीला रंग का होगा, या नीला रंग का होगा, या बैगनी रंग का होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चले कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। तो देखिए, आप एक बात जानते हैं कि जिस रंग का ना तरंग धैर्य, जिसका तरंग धैर्य क्या होगा प्रिय छात्रों? ज़्यादा होगा। तरंग धैर्य जिसका क्या होता है? ज़्यादा होता है, उसका विचलन क्या होगा? कम होगा। ये बात आप जानते हैं। जिसका तरंग धैर्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। तो देखिए, आप ये भी जानते हैं कि जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, उसका तरंग धैर्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है प्रिय छात्रों। लाल रंग का तरंग धैर्य ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। लेकिन यहीं पे अगर बात करें कि किस रंग का विचलन अधिक होगा, तो देखिए बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग, इसका तरंग धैर्य क्या होता है? कम होता है। इसका तरंग धैर्य कम होता है। वेवलेंथ जिसको बोलते हैं तरंग धैर्य, इसका कम होता है। और जिसका तरंग धैर्य कम होगा प्रिय साथियों, उसका विचलन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो फिलहाल सवाल पूछा था कि न्यूनतम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लाल रंग का जो विचलन है वो क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। चलते हैं इसके अलावा एक तरीका आप और याद रखिएगा। देखिए, VIBGYOR, ये विबग्योर जो है, तो देखिए आप ऊपर की तरफ ना, जो सबसे ऊपर है, इस तरह याद रखिएगा, जो सबसे ऊपर है उसका ना तरंग धैर्य क्या होता है प्रिय छात्रों? सबसे ज़्यादा होगा। जो नीचे है तो उसका तरंग धैर्य उतना ही कम होगा। तो जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा तो उसका विचलन उतना ही कम होगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वृक्ष को बचाना था, या फिर वनों की कटाई था, या सिंचाई था, या साक्षरता था? तो आप सबको पता है कि ये क्या हुआ था? आंदोलन चला था, जिसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। देखिए, चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे? पेड़ से जाके चिपक रहे थे। अब क्यों चिपक रहे थे? तो वो वृक्ष को बचाने के लिए और वनों की कटाई को रोकने के लिए। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी वृक्ष को बचाना था। वृक्ष को बचाना था, यानी वृक्ष को इसलिए बचाना था क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, जो ठेकेदार लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? वृक्ष को काट रहे थे। तो किसके नेतृत्व में? अगर नेतृत्व पूछ दे तो कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, सवाल देखने में आसान लग रहा है, लेकिन यही सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे और मेहनत करते चले। और एक बात, हाँ, अगर जो साथी भी BSSC इंटर लेवल का फॉर्म भरा है, BSSC इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था, जो फॉर्म भरा है, अब उसका एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। लगभग तीन महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप में से जो साथी भी अगर भरे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम लोग इसका भी क्लास शुरू करने वाले हैं। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 3 के बाद चौथा प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न आपका है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? देखिए, आप सबको पता है कि जी का मान ना जगह जगह पे बदलते रहता है। जी का मान हर जगह पे अलग अलग होता है, हर सिचुएशन पे। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से किस स्थान पर जी का मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो फिर ये छात्रों, वो आपका कौन सा स्थान हो जाएगा? सबको पता है, वो आपका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। तो आप बता दीजिए कितना ध्रुव होता है? होता है उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ध्रुव पर क्या होगा? जी का मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अगर आपको पूछ दे कि बताइए जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए साथियों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, 4 के बाद 5वां प्रश्न।
देखिए बस आप लोग को मेहनत करते रहना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की सफलता का सबसे मेन कुंजी क्या है कि आपका मेहनत। आप जितना मेहनत कीजिएगा वो आपका मेहनत बताएगा आपका सफलता का राज कि आप कितना मेहनत किए थे। चलिए प्रिय छात्रों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। क्या है कि पीएच स्केल की खोज किसने की। देखिए पीएच स्केल एक है जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक प्रिय छात्रों 0 से लेकर के 14 तक है। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू की वो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है उसको पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया था। तो कब बनाया था इस स्केल को, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा प्रिय छात्रों, 1909 में 1909 में एक स्केल बनाया गया था। किसने बनाया, तो देखिए सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम थे, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाया था जिसका नाम क्या रखा, पीएच स्केल रखा प्रिय साथियों। अब देखिए एक बात आप ये भी जानते हैं कि अगर 7 से कम अगर मान होगा पीएच का तो वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, यानी अम्लीय गुण होगा। लेकिन अगर 7 से अधिक अगर मान होगा तो वो क्या होगा प्रिय साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए आपका पीएच से आपका मान यानी एग्जाम में सवाल आना अनिवार्य है और आता भी है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि अम्लराज क्या है। कहीं कहीं पे आपका अम्लराज नहीं लिख करके एक्वारेजिया भी लिखा रहता है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है प्रिय साथियों। तो देखिए अम्लराज क्या है, क्या वो आपका तनु नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का मिश्रण है, या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का मिश्रण है। तो प्रिय साथियों आप सब बस एक बात ध्यान रखिएगा कि तनु तो कभी नहीं होगा, जहाँ पे भी तनु होगा उसको काट दीजिएगा, तो वो किसका होगा, सांद्र होगा। अब सांद्र किसका किसका हो जाएगा, तो सांद्र HNO3 और HCl का हो जाएगा। क्या होगा प्रिय साथियों, सांद्र HNO3 और HCl का हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये भी सवाल पूछ देता है कि किस रेशियो में रहता है, किस रेशियो में रहता है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए कभी रेशियो ना 1:3 लिखा रहता है या फिर 3:1 लिखा रहता है, लेकिन यही आपका 3:1 या फिर 1:3 में ही होता है। तो देखिए दोनों आपका लिखा रहे, लेकिन ना आप ध्यान रखिएगा कि आगे कौन लिखा रहे। तो देखिए प्रिय साथियों आपको याद रखने का हम आसान सा एक तरीका बता देते हैं, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए ये तो आपका होता है HNO3 और HCl का होता है, तो देखिए 3 जो अनुपात है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा HCl का होगा। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए HCl कितना लेटर है, 3 लेटर है, और 3 यानी 3 है, और HCl आप इस तरह ध्यान रखिएगा, HCl में 3 लेटर है तो वो किस अनुपात में हो जाएगा, 3 अनुपात में हो जाएगा, और HNO3 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों। चलते हैं 6 के बाद 7वां प्रश्न में। 7वां प्रश्न आपके सामने में ये रहा। देखिए क्या है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए जड़त्व किस पर निर्भर करता है, क्या उस वस्तु के आकार पर, उस वस्तु के द्रव्यमान पर, उस वस्तु के संवेग पर, उस वस्तु के चाल पर। तो प्रिय साथियों आप लोगों को पता है जैसा कि देखिए किसी का भी जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर मेरे साथियों, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि न्यूटन साहब ने जो 3 नियम दिए थे न्यूटन साहब ने, तो उसका जो प्रथम गति का नियम है उसको एक और नाम से जाना जाता है। उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे साथियों। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है और हम लोग को बहुत खुशी होती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो प्रतिक्रिया है वो देते रहते हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, यानी बीपी जो है ब्लड प्रेशर सामान्य में कितना होना चाहिए प्रिय साथियों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए बीपी कितना होना चाहिए, 120/80, यानी 120/80 mmHg होता है। क्या होता है प्रिय साथियों, 120/80 mmHg होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगर 120 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ना उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है प्रिय साथियों। या फिर कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे लो बीपी बोला जाता है। चलते हैं 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए 9 आपका क्या है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्रंथि तो आप सबको पता है। मास्टर ग्रंथि अगर सिर्फ पूछता तो आपका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा अगर मास्टर ग्रंथि पूछता। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछ दिया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, क्या हो जाएगा मेरे छात्रों, वो आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस जो है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। अब आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछ सकता है कि जरा बता दीजिए कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है। तो देखिए हाइपोथैलेमस का ना आपके शरीर में क्या काम है प्रिय साथियों, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर टी फॉर टेम्परेचर, इसको कंट्रोल करता है। आपको जो भूख लगती है, भूख या फिर आपको प्यास जो लगती है, प्यास हो गया, आपके शरीर का टेम्परेचर हो गया, आपको जो नींद लगती है, आपके शरीर में जो बीपी है, इन सभी चीज़ों पर ना, इन सभी चीज़ों को नियंत्रण कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है प्रिय साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 में। देखिए 10 आपका है कि मानव शरीर के
किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म होते हैं, यानी युग्म का मानी जोड़ा होता है। तो गुणसूत्रों का कितना युग्म होता है तो आप सबको पता, अगर संख्या पूछता तो आप लोग 46 बता देते, लेकिन युग्म पूछा है तो युग्म ने जोड़ा, और जोड़ा में कितना 46 का आधा क्या हो जाएगा मेरे साथियों 23 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि 22 जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और जो आपका एक जोड़ा जो क्रोमोसोम है जिसको XY बोला जाता है ये आपका क्या होता है मेरे साथियों, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। और यही क्रोमोसोम क्या करता है, आपका लिंग निर्धारण करता है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इसका निर्धारण कौन करता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम करता है प्रिय साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत मज़ा आ रहा है आज के सेशन में। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो बता दीजिए आप लोग शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। क्या वृष्ण में होता है, वृष्ण को जिसको टेस्टिस बोला जाता है, या फिर गर्भाशय में होता है प्रिय साथियों, या फिर अंडाशय में होता है, या इनमें से सभी में होता है। तो प्रिय साथियों थोड़ा सा परेशानी ये है कि हम लोगों के पास अभी वो जो लिखने वाला है वो है नहीं, इस वजह से हम पूरा डिटेल से आप लोग को लिख के नहीं बता रहे हैं, बस आप लोगों को लेकिन जो बात बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखते हुए चलिए और हमारे साथ मेहनत करते चले। तो देखिए प्रिय साथियों शुक्राणु कहाँ आपका निर्माण होता है, तो ये आपका हो जाता है कहाँ पे, वृष्ण में होता है। किसमें होता है, वृष्ण में होता है। और ये वृष्ण किसका भाग है, तो ये आपका पुरुषों का, जिसको मेल बोलते हैं। ये वृष्ण किसका भाग है प्रिय साथियों, मेल का भाग है। तो ये मेल में हो जाएगा कौन, वृष्ण, और वृष्ण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है प्रिय साथियों। और वृष्ण से एक और हार्मोन का स्रावित होता है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और उसकी शुरुआत जो होता है टी लेटर से होता है। इतना भी आप लोग को बता दे रहे हैं, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। आप लोग इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये पुरुष सेक्स हार्मोन है प्रिय साथियों। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 11 के बाद 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए आपके शरीर में दो तरह का क्रिया होता है, एक होता है ऐच्छिक क्रिया, एक होता है अनैच्छिक क्रिया। जो ऐच्छिक क्रिया है मेरे साथियों उसको क्या करता है, आपके जो शरीर में जो आपका जो ब्रेन है ना उसको कंट्रोल कौन करता है, आपका ऐच्छिक क्रिया को। लेकिन अनैच्छिक क्रिया जो है जिस पर आपका ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है, किसका कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको मेरुरज्जु कहा जाता है। तो बताइए कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए वमन यानी उल्टी आना, ये तो आपका अनैच्छिक क्रिया है मेरे साथियों, ये आपको पूछ करके नहीं आता है। चबाना हो गया, और दूसरा लहर आना भी आपका अनैच्छिक क्रिया है। ये आपको बोलता थोड़ा ना कि हम आएंगे क्या, नहीं, बल्कि वो खुद ब खुद आ जाता है। और हृदय का धड़कन, ये भी आपका क्या है, अनैच्छिक क्रिया है मेरे साथियों। आप नहीं भी चाहिएगा तभी भी वो धड़केगा। और यहाँ से एक सवाल ये भी बनता है कि जरा बता दीजिए कि आपके शरीर का कौन सा अंग सबसे बिजी अंग है, तो कौन है मेरे साथियों, आपका हृदय है। इस बात को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो देखिए चबाना जो है, चबाना ये आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा मेरे साथियों, ये हो जाएगा आपका ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। आप अगर चाहिएगा तो चबाइएगा, नहीं चाहिएगा तो नहीं चबाइएगा। तो प्रिय साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सब बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा। क्या प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होगा। क्या परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो प्रिय साथियों अभी का जो आपका आवर्त सारणी है, इससे पहले जो साहब भी आवर्त सारणी देने का काम किए थे, तत्वों को सजाने का काम किए थे, उन लोगों ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाने का कोशिश किया था। इसलिए सब कोई क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। लेकिन हमारे जो मोस्ले चाचा है उन्होंने आकर के क्या किया, परमाणुओं को उसकी संख्या के आधार पर सजाया। किसके आधार पर, संख्या के आधार पर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन हो जाएगा प्रिय साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जो बातें बोलते हैं उसको भी आप लोग सुन करके ध्यान रखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक हम लोग ना परिनालिका बनाते हैं, इसको सोलेनॉइड बोला जाता है। इसको क्या बोला था मेरे साथियों, सोलेनॉइड बोला जाता है, परिनालिका। देखिए सही से नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग समझिएगा, ये आपका क्या है, एक परिनालिका मेरे साथियों। अब बोला है कि ये परिनालिका में सीधे परिनालिका का अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो क्या वो चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो देखिए प्रिय साथियों इसको आप लोग खुद समझ के आंसर दे सकते हैं कि क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या है, 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। देखिए एसआई मात्रक से भी आपका एग्जाम में सवाल बनता है, तो क्या आपका विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा या ओम हो जाएगा या कूलम हो जाएगा या एम्पियर हो जाएगा प्रिय साथियों। देखिए आप लोग बाकी सबको भी आप नोट करते हुए चलिएगा, तो आपको बताते चले कि एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का है। किसका प्रिय साथियों? विद्युत धारा का अगर बोल देता तो एम्पियर हो जाता। अगर आवेश का बोल देता, किसका? आवेश का, तो आवेश का क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? कूलम हो जाएगा। और ओम हो जाएगा तो ओम किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। ओम प्रतिरोध, ओम प्रतिरोध। देखिए सही से नहीं लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। ओम प्रतिरोध बचा कौन? आपका वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यार से बस इतना बता दीजिए कि प्रतिरोधकता अगर बोल देता तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाता? कमेंट बॉक्स में प्यार से बता दीजिए आप लोग। फिर चलते हैं 15 के बाद 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न आपका है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या आपका संयोजन होगा या वियोजन होगा या उपचयन होगा या विस्थापन होगा प्रिय साथियों? तो देखिए शरीर में भोजन का जो पचना है वो आपका क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? वियोजन, जिसको अपघटन बोलते हैं, डिकम्पोज बोला जाता है। देखिए संयोजन तो होगा नहीं, अब बता रहे वियोजन इसलिए होगा क्योंकि देखिए भोजन क्या होता है ना, वो आपका कम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, जटिल अणु होता है। उसको क्या किया जाता है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। और आप ये बात जानते हैं कि जब एक बड़ा सा यौगिक टूट करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, छोटे छोटे तत्वों में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है प्रिय साथियों, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आप जो भोजन करते हैं वो भोजन क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है, उसको आपका शरीर क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। तोड़ करके तब उसके अंदर से एनर्जी आपके बॉडी को मिलता है। तो बताइए टूटने को क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। और इस सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे साथियों। देखिए निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? देखिए जनरली आप जानते हैं कि धातु जो है धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे बोला कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो क्या आपका ग्रेफाइट हो जाएगा या सल्फर हो जाएगा या नाइट्रोजन हो जाएगा या क्लोरीन होगा? तो मेरे साथियों आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए आप सबको पता है कि ये जो ग्रेफाइट हुआ है ना, ग्रेफाइट, जिसको ये आपका क्या है? कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट क्या होता है? हालांकि आपका अधातु है, लेकिन ये आपका क्या है? अधातु के साथ साथ विद्युत का सुचालक है। क्या है प्रिय साथियों? विद्युत का सुचालक है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में, 17 के बाद 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न बोला है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या अवतल लेंस का या द्विफोकसी लेंस का या बेलनाकार लेंस का या उत्तल लेंस का? देखिए निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसको निकट का वस्तु दिखेगा और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो उसके लिए अगर दूर का वस्तु जिसको नहीं दिखेगा तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रिय साथियों? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस। और एक बात और बता दीजिए कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब उसको दूर दृष्टि दोष होता। दूर दृष्टि का मतलब उसको दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। तो निकट का नहीं दिखता तो उसको उत्तल का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग ये भी बता दीजिए कि लेंस का ऐसे मतलब क्या होता है मेरे साथियों? क्या होता है? डी फॉर डायोप्टर। लेंस का ऐसे मतलब डायोप्टर होता है। चलेंगे लेंस की क्षमता, सॉरी लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब डायोप्टर होता है। चलेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न में। 19वां प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 19, आपका दही में कौन सा अम्ल है? दही आप लोग बहुत शौक से खाते हैं, बताइए उसमें कौन सा अम्ल है? क्या टार्ट्रिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है या लैक्टिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है? फटाफट आप लोग जवाब देते चले। देखिए प्रिय साथियों, आपका टार्ट्रिक अम्ल वाला सवाल बार बार पूछता है। ये आपका किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, जिसको आदमी अपने भाषा में तेतुल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमली। और इसका नाम सुन के ही मेरे बहुत सारे प्रिय साथियों के मुँह में पानी आ गया। तो देखिए टार्ट्रिक अम्ल किस में? इमली में पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और लाल चींटी बोले या फिर मधुमक्खी बोले उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मिक अम्ल। और बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा। और लैक्टिक अम्ल जो है मेरे साथियों ये आपका दही में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। तो सवाल पूछा था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो साथियों चलेंगे 19 के बाद चलेंगे 20वां प्रश्न में। देखिए 20वां प्रश्न आपका पूछ रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? देखिए किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर उसमें कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? क्या धोने का सोडा का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का या फिर जिप्सम का या फिर खाने का सोडा का? तो मेरे साथियों आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। देखिए यहाँ से ये भी सूत्र बनता है कि खाने का सोडा का सूत्र बता दीजिए। तो खाने का सोडा जो होता है जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 होता है खाने का सोडा का सूत्र, इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो उसके बाद आपका क्या पूछता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी जिप्सम जो है, जिप्सम का क्या हो जाता है यहाँ पे आपका? CaSO 4.2H2O। CaSO 4.2H2O ये आपका हो जाता है किसका प्रिय साथियों? जिप्सम का हो जाता है। और आपका धोने का सोडा का आप जानते हैं कि
H2CO3.10H2 आपका किसका हो जाता है प्रिय साथियों, ये आपका हो जाता है धोने का सोडा का। लेकिन टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। किसका करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है, CaSO4.12H2। क्या हो जाता है, CaSO4.12H2O। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 20 के बाद 21वां प्रश्न में। 21वां प्रश्न आपका पूछा है कि दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f बराबर प्लस 1/u बराबर 1/v, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो बताइए प्रिय साथियों कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, जनरली 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ये हो जाएगा। बाकी सब आंसर को भी आप लोग देख लीजिए। 1/v माइनस 1/u और 1/f ये आपका लेंस का हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा, लेंस का हो जाएगा। उसका देखिए 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। देखिए ये वाला भी जो ऑप्शन नंबर सी भी जो है ये भी आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा। सी भी जो है यहाँ पे सी, ये भी आपका दर्पण का सूत्र हो जाएगा मेरे साथियों। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो ए एंड सी ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, दर्पण का सूत्र हो जाएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं 21 के बाद 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपका है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, क्या प्रत्यावर्ती धारा जिसको AC बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, या फिर दिष्ट धारा जिसको DC बोलते हैं डायरेक्ट करंट, या फिर A एंड B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय छात्रों आप लोग जवाब दीजिए कि आपका बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से आपका क्या होता है, दिष्ट धारा, क्या दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न में। देखिए 23वां प्रश्न, जब किसी देखिएगा पढ़िएगा चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, क्या परमाणु होता है, या आयन होता है, या प्रोटॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन होता है। तो गतिशील कण कौन सा हो जाता है प्रिय साथियों, तो गतिशील कण आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री रूप में आपका घूमते रहता है, यही आपका घूमते रहता है। और क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते 23 के बाद 24वां प्रश्न में। देखिए 24वां प्रश्न आपका है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है कि V = I × R, या फिर V = R²I, या फिर V = I²R, या फिर V = I+R। तो आप लोग बताइए कि ओम का नियम क्या है प्रिय साथियों। तो देखिए ओम का नियम आपका क्या होता है, V = I × R। V बोले तो आपका विभवांतर, I बोले तो आपका एम्पियर, और R आपका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न। तो बताइए आप लोग को आज का सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए आखिरी प्रश्न है कि दांत का सबसे ऊपरी परत है, दांत का सबसे ऊपरी परत कौन हो जाएगा, क्या डेंटाइन, या इनामेल, या अस्थि, या क्राउन। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कि दांत का सबसे ऊपरी परत कौन है। तो देखिए दांत का सबसे ऊपरी परत कौन होता है मेरे साथियों, इनामेल हो जाता है। और ये किस कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है। और आप एक बात ये भी जान लीजिएगा कि आपके शरीर का सबसे मजबूत पार्ट अगर कभी पूछ दे तो आपके शरीर का सबसे मजबूत पार्ट तो वो इनामेल ही होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों। तो आप लोग बताइए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया प्रिय साथियों। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते चलें। और देखिए आप लोग को एक बात आप लोग को शुरू में ही बता दिए कि अगर आप साथियों में से कोई भी साथी BSSC इंटर लेवल का अगर फॉर्म भरे हैं तो उसका एग्ज़ाम नेक्स्ट 3 मंथ में होने वाला है उसका एग्ज़ाम। और उसका बैच हम लोग बहुत जल्द 2-3 दिनों में ही शुरू कर देंगे। अगर आप लोग कोई भरे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह से मेहनत करते रहें। हर हाल में आप लोग को इस बार क्या करना है, एक सरकारी कॉलेज में एक सीट लेके रहना है प्रिय साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।